तो आने वाली थी राय, तो वो बहाना था, जब आ सकती थी तो हाँ। तो पिछली क्लास थोड़ी एडवेंचरस गुजरी, काफी कुछ पढ़ा हम लोगों ने, और हम लोग पढ़ते पढ़ते जो है पता नहीं कहाँ चले आए, ये वाला टॉपिक है ना। हमने कहा ये एलसीआर सर्किट है। कौन सा सर्किट है? एलसीआर सर्किट में हमने Z निकाला है ना, और हम लोगों ने tan phi के अलग अलग फॉर्मूले देखे, हमने एक्सेल देखा, XC देखा है ना, कभी एक्सेल पढ़ा था, कभी सारे केस मैंने लिखवा दिए। आज एक नई चीज पढ़ेंगे, हेडिंग लिखो रेजोनेंस। एक नई चीज पढ़ेंगे, हेडिंग लिखेंगे क्या? रेजोनेंस। अब इससे पहले कि हम लोग कहानी को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है? केमिस्ट्री वाला नहीं बेटा, बेंजीन रिंग में अंदर गोला मैं भी बनाना जानता हूँ, इतनी केमिस्ट्री मुझे भी आती है। जब तुम लोग 11वीं क्लास में थे या रहे होगे कभी, तो तुमने ऑसिलेशन वाले चैप्टर में तुम्हारे मास्टरों ने तुमको पढ़ाया होगा फोर्स्ड ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस और आकांक्षा रेजोनेंट ऑसिलेशन। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मैंने तो पढ़ाया, और मैंने बोला भी था कि जब 12वीं में पहुंचोगे तो मैं वापस पूछूंगा कि रेजोनेंट ऑसिलेशंस क्या है, रेजोनेंस क्या है। कौन बच्चा बताएगा? अब तो देखो मैंने याद भी दिला दिया। चंदन कह रहा है वो ऑसिलेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। बात तो कुछ सही है, बात काफी हद तक सही है। कॉमन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, बात को समझने की कोशिश करो। तुम नए नए बालक थे, स्कूल पहुंचे, तुमने ताजा ताजा स्कूल ज्वाइन किया, तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे थे, उनमें से 3-4 तुम्हारे दोस्त बन गए, कुछ न्यूट्रल रह गए और 2-4 दुश्मन बन गए। कॉमन सिनेरियो है। जो तुम्हारे दोस्त बने, सवाल यह है कि वो ही क्यों दोस्त बने, और जो दुश्मन बने वो ही क्यों दुश्मन बने। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तुम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, शायद जाने में शायद अनजाने में, कि यार फलाने से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, इसलिए वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। यार इससे मेरी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी वाइब्रेशन मैच नहीं, तो मैं इसके साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा। भाई जिससे फ्रीक्वेंसी मैच होगी आदमी उसी के साथ आउटिंग करेगा, है कि नहीं? ऐसे ही तो दोस्त बनते हैं। तुमने कभी सोचा ये फ्रीक्वेंसी मैच होने का फंडा क्या है? तुम्हें लगता है आदतों का सेम। किसका सेम होना? हैबिट्स का, कि जो काम मैं करता हूं वही काम ये करता है, फलाना फलाना। इस वजह से मैं भी हरामखोर, ये भी हरामखोर, दोनों मिल जा रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है जो गांव में बोली जाती है, जो लोग शायद यूपी से होंगे उन्होंने सुनी भी होगी, कि ढेड़ ढेड़ को गंगा जी के घाट पे भी पहचान लेता है।
शायद सुनी होगी, हो सकता है तुम्हें इसका मतलब ना पता हो। हमारे यहाँ ना ढेड़ बोलते हैं उस आदमी को तो एक नंबर का हराम ज्यादा कमीना होता है, और कहते हैं कि एक ढेड़ आदमी दूसरे ढेड़ आदमी को गंगा के घाट पे भी पहचान लेगा। गंगा के घाट का मतलब समझ रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उनमें से भी छांट लेगा। तुमने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि एक जैसों की ही बनती है, दो अलग अलग लोगों की नहीं बनती। दो अलग अलग लोगों की सिर्फ एक जगह बनती है, शादी में। वो भी अब तो रेयर हो गया है, जेंजी आ गई है। पुराने लोग तो निभा जाते थे, अब तो जेंज, अब तो भाई तलाक, अब तो कॉमन हो रहा है डिवोर्स। 2 दिन की शादी, तीसरे दिन डिवोर्स, चौथे दिन दूसरी शादी, छठे दिन अगला डिवोर्स। जय श्री राम। सब ऐसे मसालो, तुम भी शिकार हो सकते हो इसका, है? समझो बात को। और वैसे भी नीले ड्रम से सावधान रहना लोगों, मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता चुका हूँ। खैर मेरे को टॉपिक से मत हटाओ तुम लोग साथ। मैं रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहाँ ले गए मुझे तुरंत। मेरे अंदर का आदमी भाग जाता है वहाँ। मैं दहशत में हूँ एक्चुअली आजकल। बात को समझो, बहुत ज्यादा हो गया है। अब तो तुमने देखा मैंने लड़कियों को पीटना भी छोड़ दिया भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये मेरे लिए ड्रम ले आए कल, अरे साले मास्टर इधर आज लाइन तेरे लिए घर से प्रसाद ले, मास्टर प्रसाद खा। और भाई साहब प्रसाद खाते ही मास्टर बेहोश और गला काट के ले जाए। क्या कर लोगे तुम भाई, साइको का कोई पता नहीं है भाई। मैं डर गया, आई सरेंडर। खैर हाँ, आई क्विट। वो 3 इडियट्स में लिख के गया था ना दीवार पे, आई क्विट वैसे ही। तो चलो, तो फ्रीक्वेंसी का मैच हो जाना। किसका मैच हो जाना? अब यार इसी बात को देखो, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की बात होगी। अब थोड़ा जरा बिजली के संदर्भ में समझते हैं। जैसे मान लो ये पंखा है, समझना बात को, ये क्या है? पंखा है। मान ले यार ये पंखा ना अपनी मैक्सिमम रफ्तार हासिल करता है 3 एम्पेयर करंट पे। कितने एम्पेयर करंट पे? 3 एम्पेयर। मतलब अगर तू इसको 3 एम्पेयर करंट देगा तो ये मैक्सिमम रफ्तार से घूमेगा। अब तू 2 सिचुएशन सोच। मान ले तू इसे 2 एम्पेयर करंट दे रहा है, तो इसका मतलब तू इस पंखे का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा भाई। ये 2 एम्पेयर करंट पे कम घूमेगा। अगर तू इसे 3 एम्पेयर करंट देता तो ज्यादा घूमता। मतलब तू इसको उतना करंट नहीं दे रहा, मतलब तू इसका परफेक्टली यूज नहीं कर पा रहा। इसको हम कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी घटी हुई है। एफिशिएंसी मतलब तू इसका सही से यूज नहीं कर। और मान ले तूने इसको 4 एम्पेयर करंट दे दिया, तो अब इसकी औकात तो कितना झेलने की थी, और मैक्सिमम रफ्तार कितने पे हासिल कर गया। अब तू लॉजिकली सोच, मान ले एक व्यक्ति है, उसको साले को 10 रेड बुल पिला दे, चीते के बराबर दौड़ लेगा। मैं एक रेड बुल में मान ले वो 24 घंटे जग सकता है लेट कर, साले को 5 रेड बुल पिला देगा तो क्या होगा? मरेगा। ऐसे इस पंखे को 4 एम्पेयर करंट दे देगा तो क्या होगा? फूकेगा। तो पंखे की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब आई? 3 एम्पेयर पे। और ये एफिशिएंसी तब आएगी जब इसको जरूरत भी 3 की है और तू इसको दे भी कितना एम्पेयर? 3 एम्पेयर। अगर इसको जरूरत 3 की है, तूने इसको दिया भी 3 एम्पेयर, तो इसी को कहते हैं रेजोनेंस। दोनों की ऑपरेटिंग वोल्टेज या करंट का मैच हो जाना। और जब कभी भी रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस में हमेशा एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है। जैसे एक आदमी कभी भी, तुमने देखा हो ना, कार को हिला सकता, मतलब उठा सकता, किसी भी चीज को नहीं उठा सकता एक अकेला आदमी। या जैसे तुमने एनडीपीएल के वर्कर देखे हो, अब तो खैर तुम नहीं देख पाओगे। एक जमाने में जब इन्होंने पोल लगाए थे, तो आदमी मिलके पोल को उठा के ले जाते हैं। हमको इतने एडवांस देश तो है नहीं कि मशीनें ये काम कर रही हैं। तो तुमने कभी लोगों को हैवी वेट उठाते हुए देखा है? 10 लोग मिलके हैवी वेट कैसे उठाते हैं? वो या तो कोई स्लोगन यूज कर रहे होते हैं या कोई नंबर यूज कर रहे होते हैं, और उसमें एक रिदम होता है। रिदम क्या? कि सारे के सारे एक साथ पुल करते हैं, फिर एक साथ पुश, पुल पुश पुल, और उससे एक मोशन बनती है और वो चीज मूव कर जाती है।
इसे भी रेजोनेंस कहते हैं। तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, इंडियन आर्मी कभी भी किसी भी ब्रिज पे मार्च पास्ट नहीं करती। मार्च पास्ट समझते हो? लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्यों? जब सारे सोल्जर एक साथ पैर उठाएंगे और एक साथ ब्रिज पे पटकेंगे तो ब्रिज के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी अगर उनके पैर उठा के नीचे रखने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो पूरा ब्रिज धड़धड़ा के गिर जाएगा नीचे। एक अकेला आदमी ब्रिज को नहीं हिला सकता, लेकिन जब सारे मिलके एक साथ धक्का मारेंगे ब्रिज पे तो रेजोनेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस में एक ही चीज जो तुम्हें याद रखनी है, तुम्हारे काम की बस एक बात है कि जब कभी भी रेजोनेंस होगा एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। जब कभी भी रेजोनेंस होगा एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। हम रेजोनेंस पढ़ना चाह रहे हैं एलसीआर सर्किट में। कौन से सर्किट में? एलसीआर सर्किट बिजली से चलता है और बिजली में एफिशिएंसी तभी मैक्सिमम हो सकती है जब करंट क्या बन जाए? मैक्सिमम। जब करंट क्या बन जाए? तो सुनो, एलसीआर सर्किट में मेरा दिमाग कहता है कि रेजोनेंस सिर्फ तभी हो पाएगा जब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो गए तो Z बराबर क्या आएगा? इससे कम रेजिस्टेंस नहीं कर सकता तो किसी भी सर्किट की। एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टर लगा है, उसकी मिनिमम रेजिस्टेंस तुझे क्या लग रहा है? 0 हो जाएगी? नहीं, मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगी? R। अरे क्योंकि तार तो तुझे कम से कम लगाने ही पड़ेंगे ना उन्हें जोड़ने के लिए, और वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? अगर Z बराबर R हो गया तो I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। I क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा करंट तुझे आरएलसी सर्किट में मिल ही नहीं सकता। इसलिए मैंने लिखा कि रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल हो गए तो एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा एल और एक्ससी का फॉर्मूला है 1/। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1/LC और ओमेगा बराबर 1/√ऑफ एक फॉर्मूला काम का। क्या हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2πν बराबर 1/√? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर हमें किसी एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कराना है तो हम पहले से उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और उसको जो करंट दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इसके क्या कर देंगे? बराबर। रेजोनेंस हो जाएगा। इसका कॉमन यूज बताता हूं तुम्हें, जो शायद तुम्हारे पल्ले पड़े। पहले एक बात बताओ मुझे, तुम में से कितने लोग एफएम सुनते हो? एफएम नहीं, कोई नहीं सुन रहा एफएम। टीवी कितने लोग देखते हो? सालो इतने पढ़ाकू मत बनो, तुम्हारी औकात जानता हूँ बहुत बढ़िया से। कहो तो साल तुम्हारा बायोडाटा भी बनाओ। टीवी देखते, एफएम कभी नहीं सुना जी? एफएम की फुल फॉर्म बताओ। एफएम की फुल फॉर्म बताओ। सुना है ना? तो फुल फॉर्म बताओ ना एफएम की। बोले सर इन सब बातों से हमारा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, हमें गाने सुनने से मतलब है कि नहीं है? अपने को क्या करना फुल फॉर्म जान के। कितने बैंड चल रहे हैं इंडिया में? एफएम और रीजनल मैनेजर, एफएम और एएम, एफएम और एएम। एफएम एएम का मतलब मॉर्निंग, 12 बजे से पहले।
सही है, बहुत बढ़िया भाई। चक्कर क्या है, सुनो भाई ने नई डेफिनेशन निकाली। 12 बजे से पहले एएम चलेगा, 12 बजे के बाद एफएम। बहुत सही है, आराम करो। एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मैंने बताया था पहले, इसलिए पूछ रहा हूँ वापस। मैंने पहले पढ़ाते समय बताया था। खैर, मुझे फुल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। हम बात करते हैं कि एफएम एक्चुअली काम कैसे करता है। देखो अब तो क्या हो गया है कि मोबाइलों में एफएम आना ही बंद हो गया है ना। लोग मतलब अब तुम देख रहे हो डिजिटल मीडिया इतना हो गया है कि लोग आजकल यूट्यूब से ही गाने सुने जा रहे हैं, गाना वाना ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। एक ज़माने में एफएम आता था। तुमने कभी सोचा कि जो एफएम है एक्चुअली वो काम कैसे करता है? मतलब तुम उसको ट्यून करते हो है ना। जैसे अलग अलग एफएम है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम सबसे पहला ही ले लें, रेडियो सिटी 91 अच्छा, ये केवल इसका नाम नहीं है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वेव्स को हवा में छोड़ते हैं। 91.1 का मतलब है 91.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये फ्रीक्वेंसी हवा में छोड़ी जाती है। सरकारें डिसाइड करती हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में तुम वेव को छोड़ सकते हो। उदाहरण के तौर पर इंडिया में एफएम की रेंज हमारी सरकारों ने फिक्स कर रखी है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के लगभग 115 मेगाहर्ट्ज़ तक ही सारे एफएम के चैनल हो सकते हैं। अच्छा, इसके लिए बोली लगानी पड़ती है, तुम्हें पता हो ना। इसके लिए कंपनियां जाएंगी, बोली लगाएंगी। जैसे तुमने नाम सुना हो 2G, 3G, 4G, 5G, है ना, सुनते होगे, तुम यूज करते हो। ये जी का क्या मतलब है? ये होती है एक तरीके से जनरेशन, और इसमें होती है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है कोई ऑपरेटर। और इस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल छोड़ने के लिए सरकार की क्या लगती है? परमिशन। उसके लिए सरकार बोली लगवाती है कि भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब आ जाओ भाई। जो ज़्यादा पैसे देगा हम उसको अलाउ करेंगे कि तू इस फ्रीक्वेंसी में वेव्स को भेज सकता है। 6G भी आने वाला है, बहुत सारे देशों में आ चुका है कब का। 5G भी वो कई सालों से चला रहे हैं। खैर हमारे यहाँ तो अभी 3G भी ढंग से नहीं चल रहा, वो एक अलग बात है ना। यहाँ बस लॉन्च पे लॉन्च करे जा रहे हैं और उसके लिए नेटवर्क नहीं है उतना बढ़िया। बात को समझो। सवाल पैदा होता है रेडियो सिटी 91.1 मेगाहर्ट्ज़ को हम ट्यून कैसे करते हैं? तो ट्यूनर तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसा नॉब सा होता है, उसे घुमाते हैं हम लोग, घुमाते हैं तो अलग अलग चैनल आते हैं। अब सुन कैसे होती है स्कैनिंग। वो जो ट्यूनर होता है ना, उसका टेक्निकल नाम है गेन। क्या बोलते हैं उसको? गेन। एफएम के सर्किट में एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? वो एक एलसीआर सर्किट होता है। पहली बात, कैसा सर्किट होता है? एक ऐसा एलसीआर सर्किट जिसका सी चेंज हो सकता है। जिसका सी क्या हो सकता है? अब जब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ध्यान से देख, 1/2 पाई √LC। जब तू उस ट्यूनर को पकड़ के घुमाता है तो तू बेसिकली उस कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को बदल रहा होता है। जैसे ही तू नॉब घुमाता है, कैपेसिटर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का होता है या वेरिएबल वैल्यू का होता है, तो जैसे ही उस नॉब को घुमाएगा कैपेसिटर की सी की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी? चेंज। जैसे ही वो वैल्यू आएगी जिस पे तेरे एलसीआर सर्किट की फ्रीक्वेंसी 91.1 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगी, तुरंत रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रेजोनेंस? के अब तेरे सर्किट की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 91 और हवा में रेडियो सिटी के ऑलरेडी सिग्नल्स हैं कितने? 91.1। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी और आवाज एकदम से साफ आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे एफएम बजता है। सारे टीवी के चैनल भी ऐसे ही चलते हैं। हर चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अच्छा, तू क्यों नहीं सुन पा रहा इसको? हाँ, क्या यहाँ पे रेडियो सिटी के सिग्नल हैं? नहीं है। क्यों नहीं? अभिला एफएम चलेगा यहीं। तू नहीं सुन पा रहा क्योंकि तेरे कानों की औकात 20,000 हर्ट्ज पे क्या हो गई? समा। अगर तू ट्यून कर पाए अपने ब्रेन को इस तरीके से कि वो 91.1 मेगाहर्ट्ज को सुन सके, तो तुझे किसी रिसीवर की जरूरत नहीं है। तेरे दिमाग में ऑलरेडी रिसीवर लगा है। तू मेरी आवाज भी तो सुन रहा है। तो मैं तो एक मैकेनिकल वेव एमिट कर रहा हूँ, तेरे दिमाग में तो बिजली जा रही है। तू किससे सुन रहा है? बिजली से। ऐसे काम करता है एलसीआर सर्किट। उतार लो, तुम फालतू की बातों में ज्यादा पढ़ते नहीं। सवाल आएगा फ्रीक्वेंसी निकालने पे। खैर चलो।
अब ना हम लोग ना 4 डेरिवेशन करेंगे पावर की, 4 ही सिर्फ 4, सिर्फ 4। चारों डेरिवेशन बिल्कुल एक ही ढंग से होंगी, ठीक है। इससे पहले कि तुम हेडिंग लिखो, पहले कुछ स्टेप्स लिख लो इन डेरिवेशंस को करने के। कैसे करना है लिख लिए हेडिंग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोने में चिपका के स्टेप्स लिख लो। लिखना स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, राइट द इक्वेशन ऑफ करंट एंड EMF। Write the equation of current and EMF according to the circuit. Point number 2, apply the formula for power. ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में, पावर बराबर VI। Apply the formula for power बराबर VI। पॉइंट नंबर 3, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। पॉइंट नंबर 3, इंटीग्रेट। ठीक है। 4 डेरिवेशन सीरियल ऑर्डर में होंगी, चारों ऐसे ही होंगी। पावर की सारी डेरिवेशन ऐसे होंगी। सुन लो, आ जाओ इधर अब जरा ध्यान से एकदम। चलो, किसके लिए निकालनी है पावर? किसके लिए? प्योर इंडक्टर के लिए। किसके लिए? इधर ध्यान दो। पहला स्टेप मैंने क्या बोला कि करंट की और EMF की क्या लिखनी है? इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सर्किट। मेरी बात सुन दे। अगर मैं लेट कर लूं कि E बराबर E0 साइन ओमेगा t है, तो I बराबर होना चाहिए I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। क्यों माइनस π/2? क्योंकि मैं जानता हूं कि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री क्या करता है? लैग। मैंने यही बोला कि EMF और करंट की इक्वेशन लिख ले अकॉर्डिंग टू सर्किट। तेरा सर्किट प्योर इंडक्टर का है, प्योर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री क्या करता है? मैंने उठा के यहाँ लिख ली इक्वेशन। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला? पावर का फॉर्मूला लगा, पावर बराबर, तो V की जगह क्या लेंगे? I की जगह। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या पावर को लिख सकते हैं बेटा वर्क डन अपॉन टाइम? क्या पावर को लिख सकते हैं dW/dt? हाँ ना बोल। क्या लिख सकते हैं? dW/dt। E की जगह मैं लिख दूं E0 साइन ओमेगा t, I की जगह I0 साइन ओमेगा t माइनस, क्या मैं लिख सकता हूँ dW/dt बराबर E0 साइन ओमेगा t इंटू I0। अगर एक माइनस कॉमन ले लूं तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। यार इसमें से माइनस निकाल दिया बाहर भाई, तो जो ओमेगा t माइनस π/2 है वो क्या हो गया? π/2। क्या मैं लिख सकता हूँ dW/dt माइनस E0 I0 साइन ओमेगा t और साइन 90 माइनस थीटा। क्या इस dt को इधर ले जाऊं? लेके जाना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी। अगर मैं इस dt को इधर ले जाता हूं तो मैं लिख पाऊंगा dW बराबर माइनस E0 I0 साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t dt। अगला स्टेप मैंने क्या बोला? तो कर दो इंटीग्रेट भैया। इंटीग्रल एवरेज पावर निकालनी है ना, तो पूरी साइकिल के लिए करेगा तो लिमिट 0 से t। एवरेज तो पूरी साइकिल में निकलेगी ना, तो लिमिट 0 से, तो इंटीग्रल dW तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जो बाहर खींचे उसे खींच ले, अंदर क्या रह गया? बॉस अरे इसको कैसे इंटीग्रेट करूं रे बाबा? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रे बाबा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता अभी बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बताया जाएगा। डिवाइड बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा क्यों किया? W बराबर माइनस E0 I0 बाय 2 इंटीग्रल 0 से t 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज
साइन 2 ओमेगा टी डी टी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, साइन 2 थीटा इज टू साइन थीटा। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो आंसर आ जाएगा, हाँ ना बोल। मैंने कर दिया इंटीग्रेट, 0 आएगा। देख पहले ही तो बताया था साइन और कॉस फुल साइकिल के लिए आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तुझे ये करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, जिसको डाउट है वो स्वयं कर ले। हम मैथ नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ब्रैकेट में लिखेंगे सीधा, बिकॉज इंटीग्रल 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी इज, इवन अगर एग्जामिनर को भी डाउट है तो वो करके देख ले, अपने कोई डाउट नहीं है, हमें एकदम क्लैरिटी है, आंसर क्या आएगा 0। तो हमारा वर्क डन क्या आ गया चिल्को जो 0। पावर क्या होती है बेटा, वर्क डन अपॉन वर्क डन 0 अपॉन टाइम, तो पावर क्या आ गई, मतलब प्योर इंडक्टर में पूरी साइकिल में कोई पावर डिसिपेट नहीं होती। उतारो, याद रखोगे। देखो, अरे इधर देखो, अभी करी मैंने, देखो सारे लोग इधर ध्यान दो। इंडक्टर की जगह क्या कर लें, अच्छा हमने बोला पावर की वो ईएमएफ और आई की इक्वेशन लिखो। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है ना, तो प्लस 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 ये माइनस हट ही जाएगा, ये माइनस भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 0 खत्म हो गई। उतारो, इसीलिए तो बोल के गया था